हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। Yes, sir. Yes, गुड sir. इवनिंग। Evening, sir. ओके। तो आपको चलो इस बैच को मैं बाद में बताता हूँ फिर डिटेल। पहले हम ये पेपर डिस्कशन में कुछ पार्ट कर लेते हैं फटाफट। जैसे आप देखोगे इस पेपर में कुछ क्वेश्चन अच्छे टफ लेवल के भी थे, कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के थे, कुछ मीडियम लेवल के थे। आपका टारगेट हर बार की तरह यही होना चाहिए था कि मैथ्स का पेपर हो या किसी का भी हो, तो सबसे पहले मैथ्स के केस में खासकर इजी लेवल क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्लास में बताए जाते हैं कि हाँ ये वेराइटी तो आती ही है, पीवाई की जो आपने ऑलरेडी घर क्लासेस में ट्राई कर रखे हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है जो डुएबल है। 5 से 7 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं, 5-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये पेपर भी वैसे ही था। आगे और भी पेपर आएंगे जिनका लेवल जेई से थोड़ा अपर ही रहेगा। मतलब देखोगे तो जेई से थोड़ा अपर लेवल ही रहेगा, ताकि आपको एक्चुअल लेवल उस दिन ज्यादा टफ ना लगे। इसलिए इनका पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ ही रहेगा, बस आपको ढंग से अटेम्प्ट करके प्रॉपरली रखना है। क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो पहले अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो इस पेपर में अगर आप देखें कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट देख के पता चल रहा था भी ये तो डुएबल है, उन क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो कुछ देखो, यहाँ पे इन्होंने 2 क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन से दे दिए थे, और भी क्वेश्चन है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन फंक्शनल इक्वेशन का था। एक second। ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम उस पे था शायद। एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। एक एरिया अंडर कर्व, काफी अच्छा कर्व, दोनों ही कर्व अच्छे थे। मैक्सिमम ऑफ दिस लेस देन इक्वल टू 1 और मॉड वाई इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड एक्स। तो ये थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चन था, मतलब डायग्राम अगर बन गया तो ठीक है। फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन था, ये आप देख सकते थे ये डुएबल है कि नहीं, क्या इसमें वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, या फिर और कोई तरीका इसमें लग रहा है क्या। फिर दूसरा ये देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया एक तो आया ना। यस सर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखो, पूरा पेपर आपके सामने ही रहेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट है, जो हमें दिख रहे हैं कि हाँ भाई ये तो मुझे करना ही है, तो सबसे पहले उन्हीं को आपको अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? ओके, जैसे यहाँ पे Yes, ये क्वेश्चन था 58। फिर डोमेन वाला क्वेश्चन ये भी डुएबल था, आपको बताया हर बार कि डोमेन का एक क्वेश्चन तो आता ही है। फिर ये भी डायरेक्ट ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, लेकिन फंडामेंटल पे बेस्ड था, ये भी डुएबल था। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए। फिर आगे आप देखोगे तो ये मैट्रिसेस, ये तो आपकी क्लास का एक इलिस्ट्रेशन होगा, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना। तो ये अगला क्वेश्चन था तो जो डुएबल था, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक मिनट ध्यान से, एक मिनट बच्चों को मैं एडमिट कर लेता हूँ, कुछ और एंट्री हो रही है। एक वेक्टर से 2 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे सिंबल मेंशन ही मतलब वेक्टर ही है, आपको अज्यूम करना कभी का सिंबल मेंशन ही होता है। वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर आर निकालना है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी। इसकी तरीका सिखाया था, याद है आपको? ये Yes, sir. वेराइटी था, क्लास में बताया था, क्या तरीका था? और पहले बी को उधर लेके जाएंगे मेरे वक्त हाँ, पे। उधर ले जाएंगे, वेरी गुड। पहले सी क्रॉस बी को उधर ले जाएंगे, फिर पर इसमें से बी को कॉमन निकाल के रिलेशन। बी को कॉमन निकाल के 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर कर देंगे। अब 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। याद आ रहा है, मैंने कहा था ये वेराइटी जेई यस में सर। बहुत बार पूछी गई है और आपके पेपर में भी आ गई थी। ये वाला क्वेश्चन एक तो आपका डुएबल था। अगला कंटिन्यूटी पे था। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है
तो फंक्शन की लिमिट 0 पे और फंक्शन की वैल्यू 0 पे दोनों इक्वल होगी, तो आपको यहाँ पे लिमिट निकालनी थी। ये क्वेश्चन भी डुएबल था। इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा क्या था, दिखने में टफ है लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, अगर लिमिट्स में वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको पता है डिफरेंशिएट कैसे करते, याद है ना? लेबनिट्ज फॉर्मूला, जब भी वेरिएबल आता है लिमिट्स में तो डिफरेंशिएट करना रहता। तो ये भी क्वेश्चन समवॉट डुएबल था, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। अगला क्लियरली दिख रहा है, कौन सी वेराइटी है 67th में? बोलो, होमोजीनियस था के? यस सर। ठीक है। अगला रैंडम, देखो ये सेम वेराइटी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कराई थी थोड़े दिन पहले, है ना? अब यस आप लोग बस, Yes, मैं sir. आपको ये दिखा रहा हूँ कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन डुएबल थे जो आपको करके आने चाहिए थे। अब आप लोगों ने इसमें से कितने क्वेश्चन किए कितने नहीं किए, वो आपको सोचना है कि अगर आप ये पेपर में से आप कितने कर पाए कितने नहीं कर पाए। बाकी यहाँ पे दो इंटीग्रेशन गिवन था, I1 I2, और आपको इंटीग्रेशन निकालना था। देखते हैं ये वाला पता नहीं कैसा है। आई थिंक यहाँ पे किंग्स रूल लग जाएगा, किंग्स रूल से शायद ये हो जाए। दिखने में टफ है लेकिन दिखे इजी रहा है। अगला क्वेश्चन आपका क्या था, ये 3D का। पॉइंट P है, परपेंडिकुलर PQ and PR are drawn respectively on the line this and this. एंगल PQR is right angle, the possible value of lambda। ये भी डुएबल था अगर डायग्राम बना के करोगे तो। इसके बाद आखिरी के ये 3 क्वेश्चन थे, इसमें थोड़े से टफ थे। इट्स ओके अगर ये न्यू भी हुआ आपसे तो देखो, मैं अगर पूरा टोटल गिने अपन कितने क्वेश्चन थे ऐसे जो अपन डायरेक्ट देख के कर सकते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो लगभग 10 क्वेश्चन थे इस पेपर में। 25 में से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट क्लास बेस्ड आए थे। इन 10 में से कम आप 6 भी अगर सही कर लोगे तो भी आपका अच्छा परसेंटाइल आएगा। कितने सही हुए थे आपसे? टोटल कितने किए थे मैथ्स में कल? बोलो। 7 6 8, ठीक है, वेरी गुड। अगर 5 से लेके 10 के बीच में अगर आपके हो रहे हैं, 5 से 8 क्वेश्चन भी हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो। पहले एक दो फंडामेंटल क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इन दोनों क्वेश्चन को सब लोग ट्राई कर लो, जिन लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया था 59 और 60, पहले ये ट्राई कर लो, फिर हम दूसरे वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। डोमेन का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर को मिक्स करते हुए, और ऊपर आपका आई थिंक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक अच्छा क्वेश्चन है। जिसने भी अटेम्प्ट नहीं किया एक बार जल्दी से पढ़ लो। 13 अटेम्प्ट किए थे, 10 करेक्ट, 3 रॉन्ग, ठीक है। सब लोग ट्राई कर लो जल्दी से। डन। 59 60 भी कर लो जल्दी से।
ठीक है। देखो ध्यान से। अच्छा, अभी ठंडी का मौसम होगा आप सबके इधर, थोड़ा ध्यान रखना अपनी तबीयत का, क्योंकि ये दिसंबर मंथ बहुत ज्यादा क्रूशियल है आप सबके लिए। कोशिश करना कि अब तबीयत बिगड़े ना, बाहर वार का ध्यान रखना, ज्यादा ठंड हो तो खाने पीने का भी ध्यान रखना, अदरवाइज क्लासेस अगर मिस हुई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला था? बैग कंटेन 40 टिकट्स, नंबर फ्रॉम 1 to 40। एक बैग है जिसमें 40 टिकट है, 1 से 40 नाम है, नंबर है। 2 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब सर वापिस नहीं रखी इसके अंदर। हाँ, वापस नहीं रखी, पहली टिकट निकाली रख दी, सेकंड टिकट निकाली फिर। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड टिकट is a perfect square given that the first ticket was a perfect square। ठीक है, चलो ध्यान से। अब इवेंट्स दो डिफाइन करने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको इवेंट भी बोल देते हैं। सेकंड टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर गिवन दैट द फर्स्ट टिकट इज परफेक्ट, इसको इवेंट ए बोल दो। पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या पूछा है? बी गिवन ए इज अकर्ड, सही है। ये क्या हो जाएगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला लग जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। दोनों सैंपल स्पेस से ही डिवाइड होंगे। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। ओके। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए भी हो और बी भी हो, मतलब पहली टिकट परफेक्ट स्क्वायर निकले, दूसरी टिकट भी परफेक्ट स्क्वायर निकले और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो पहली बार टिकट परफेक्ट स्क्वायर निकली, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छा, 1 से लेके 40 में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? अच्छा 6 होते हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टिल 6 स्क्वायर तक 6 है। हाँ, तो मतलब पहली बार परफेक्ट स्क्वायर निकले, या तो प्रोबेबिलिटी लिख दो, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन भी, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने होंगे, कैसे पता करें? देखो, पहली बार परफेक्ट स्क्वायर प्रोबेबिलिटी लिखना तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो। पहली बार परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी? बताओ, कराए ना आप लोगों ने, क्या क्या किया? 6/40। 6/40 सही है। यस सर, यस सर। हाँ, और दूसरी बार परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/39। 5/39। और पहली पी ऑफ ए 6/40 होगी पी और फिर 6/40। आंसर क्या आ रहा था आपका? बी। यस सर 5/39। अंडरस्टूड? बोलो। यस सर। ओके, सेकेंड पार्ट में था, इनवर्स के अंदर एक फंक्शन है, ये लाई करना चाहिए। साइन इनवर्स के अंदर है तो कहां से कहां तक लाई करना चाहिए? जल्दी बताओ। -1 से 1। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे, ऊपर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, यहाँ पे 2x है। अब देखो, दो जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया, यहाँ 2x दिया, आप चाहो तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ट्वाइस ऑफ x को क्या लिखेंगे? x को क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x को लिखने का तरीका हाँ है ना, सही है। अब इसको देखते सिंप्लीफाई करके क्या क्या आ रहा है। न्यूमरेटर में क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बचेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
कैलकुलेशन देखते रहना। अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब इसको अलग अलग कर सकते हो। कितना आएगा 1 प्लस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यहां तक सही है, देख लो एक बार कैलकुलेशन। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये 1 है तो 1 को तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हो दोनों तरफ, सब्सट्रैक्टिंग 1 बोथ साइड। 1 से दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा इधर -2। और इधर कितना आ जाएगा 0। 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। 2 से डिवाइड भी कर दो, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड लाई बिटवीन -1 से 0। यहां तक समझ में आया? अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपको पता है 0 से 1 के बीच में होता है। न्यूमरेटर जो है वो तो 0 से 1 के बीच में आएगा, डिनोमिनेटर कोई ना कोई इंटीजर आएगा। न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी तो क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये जो होती है ये तो हमेशा किसके बीच में लाई करती है, 0 से 1 0 से to बीच, 1. है ना। और नीचे वाला जो नंबर है वो एक इंटीजर है। अब यहाँ पे एक्स कौन कौन से अलाउड है ये पूछा गया था। अब या तो ऑप्शन से एक एक करके चेक कर लो कौन से एक्स अलाउड है कौन से एक्स अलाउड नहीं है, या फिर लॉजिकली और सोचना पड़ेगा कि ये आंसर -1 से 0 के बीच में आना चाहिए, है ना। तो क्या बोलोगे बताओ, 0 मतलब 0 से कम होना चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए। आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव। न्यूमरेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, न्यूमरेटर तो क्या है ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर क्या रखना पड़ेगा, कैसे सोचें। अच्छा ये सर 0 0 से छोटा होगा. अच्छा ये देखो, हाँ पहली बात, एक्स की वैल्यू अगर इंटीजर हो गई तो क्या होगा, जैसे 5 रखा मान लो फॉर एग्जांपल, एक्स इक्वल टू 5 रखा, तो आंसर क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा, सब लोग सोचो। एक्स को अपना मान लो 5 रखा, ये जो ये पार्ट है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू 5 पे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर 0 0 आएगा। 0. सर 0. तो मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर रखूंगा 1 2 3 4 5, इंटीजर पार्ट पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही होता है पहली चीज। तो वो तो 0 आ जाएगा, तो 0 वैसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 तो आ सकता है। मतलब मैं पॉजिटिव इंटीजर को रख सकता हूँ, क्या नेगेटिव रख सकता हूँ, चेक करते हैं। -3 रख के देखते हैं, या -2 कुछ भी रख दो। -2 रखेंगे तो क्या होगा, नीचे तो कुछ ना कुछ आएगा, ऊपर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 वो भी 0 रहेगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर दोनों अलाउड है यस ना। सर. अच्छा, क्या मैं पॉजिटिव में कुछ और रख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 2.3, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी। अगर 2.3 रखा तो ऊपर 0.3 आएगा, नीचे क्या आएगा 2, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये रख नहीं सकते। मतलब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर रख सकता हूँ लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटीज नहीं रख सकता। 2.1 2.2 5.1 5.2 5.3। अब लॉजिक समझ में आ गया। तो आपको एक्स को नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऊपर वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो नीचे वाला नेगेटिव है तभी तो आंसर 0 से कम आएगा। नीचे वाला नेगेटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी। तो 0 से कम चाहिए, और 0 से ज्यादा में कौन सी अलाउड है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर पे 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड। देखो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। अब या तो ये या तो ये। एक्स को मैं -4/3 से कम भी रख सकता हूँ क्या, रख ही सकते ऑफकोर्स, है ना। क्लियर है। सर पर इसका आंसर डी दे रखा है। डी दिया हुआ है, एक मिनट क्रॉस, -∞ to ∞, नहीं डी नहीं आएगा। पॉजिटिव देखो माइनस, इसमें क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर एक्सेप्ट 0 to 1। यहाँ पे आप 5 रख ही नहीं सकते ना, रख के देखा आपने, देखो सॉरी 5 तो रख सकते हो इसमें, जैसे मान लो 5.2 5.3 रख सकते हैं क्या, नो सर. नहीं है ना। इसका आंसर एक बार चेक कर लेना, क्या डी दिया हुआ था। यस सर, आंसर की मैं डी था. अच्छा एक बार देख लेना, पता नहीं आंसर क्या है। ये समझ में आ गया सबको, यस सर. सी आ जाएगा। यस सर. हो सकता है आंसर की गलत हो,
लेकिन आप खुद ही देखो लॉजिकली आप यहाँ पे 2.5 2.6 नहीं रख सकते, पॉजिटिव इंटीजर रखना पड़ेगा और 0 से छोटा रखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में सबको? अच्छा था ये क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 61, क्लास में इलस्ट्रेशन भी था ये। 50 p की पावर 50 माइनस q इक्वल टू i दिया हुआ है, तो बता q में क्या क्या एलिमेंट होंगे, ये पूछा गया था। तो आपको यहाँ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि जो पावर है उसमें क्या पैटर्न बनता जा रहा है। ये हुआ था आप लोगों से कि नहीं हुआ था? सर इसका आंसर याद था। अच्छा याद था, ठीक है। नहीं याद होने के अलावा मतलब एग्जाम में हुआ था? हो गया था सर। Yes, sir. हो गया था। कैसे किया था? सर मैंने तो पी को तोड़ दिया था। p को तोड़ा कैसे? सर इसमें जो है ना, मैंने 1 1 1 को अलग आई मान लिया और बाकी जो एलिमेंट्स उसको अलग मान लिया। वेरी गुड। देखो मैंने आपको सिखाया था, ये जब भी हायर, सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्लास में लिखवाई थी कि जब भी हायर पावर वाले क्वेश्चन आते हैं, दो तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के। एक, आप उसकी पावर निकालते जाओ, देखो पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कैलकुलेशन ज्यादा आती है तो दूसरा शॉर्टर तरीका क्या होता है, मतलब दूसरा एक और तरीका जहां पे जनरली काम आ जाता है, इसको तोड़ दो आई प्लस मैट्रिक्स बी में। इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो, इसमें से मतलब आई पार्ट हटा दो गिवन मैट्रिक्स, और फिर बी की पावर पता करो कि बी की पावर क्या क्या आती जाएगी। उससे भी आपका काम हो जाता है कभी कभी। तो अगर इसको आप तोड़ दोगे, इसमें से मान लो आई अलग निकाल लिया पी में से, तो ये तीनों बीच के 1 1 1 सब बाहर आ जाएंगे, तो आपके पास देखो ज्यादा से ज्यादा 0 क्रिएट हो जाएगा। हाँ है ना, क्लियर है? इसमें से आई अगर हटा दोगे, जो पी है, पी को मैं लिख रहा हूं आई प्लस सब मैट्रिक्स बी, तो इसमें से आई पार्ट हटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, 4 16 और 4। ये आपका मैट्रिक्स बी हो गया। अब इस बी की आप पावर निकालो, बी स्क्वायर बी क्यूब, आपको कोई ना कोई पैटर्न दिख जाएगा। और फिर इसी तरह से लॉजिकली बी की पावर 50 भी आ जाएगा। हाँ है ना? हाँ लगेगा बाइनोमियल एक्सपेंशन, अब लगेगा क्योंकि इसको अपन ने बाइनोमियल में तोड़ा ना, अब लगेगा। तो पी की पावर, पी आपने क्या माना आई प्लस बी, तो पी की पावर 50 क्या हो जाएगा, बी प्लस आई या आई प्लस बी की पावर 50। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन सी 0 बी की पावर 50, एन सी 1, या फिर आई प्लस बी भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो ज्यादा सही लगे वो लिख लेना। तो बी की पावर 0 मतलब यहाँ पे 1 ही आएगा, मतलब सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। बी की पावर 0 क्या आएगा, आई, फिर बी की पावर 1, फिर आएगा बी की पावर 2, और लास्ट बी की पावर 50। अंडरस्टूड? आप देखोगे तो आपको हायर पावर अपना कोई ना कोई 0 बनी जाएगी, तो आगे के इतना आपको टेंशन नहीं लेना कि इतनी सब लिखनी पड़ेगी। क्या हो सकता है बी स्क्वायर या बी क्यूब कहीं ना कहीं 0 हो जाए, अगर एक 0 हो तो आगे के सारे 0 हो जाएंगे अपने आप। आ रही बात समझ में? बोलो। यस सर। अब यस कर सर। लेना, अब हो जाएगा। क्या बी स्क्वायर या बी क्यूब कोई ना कोई एक 0 जरूर आएगा, आ रहा था? यस सर। यस सर, इसमें बी स्क्वायर आ बी रहा था। स्क्वायर अगर 0 आ जाएगा तो बी स्क्वायर के आगे वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, आपके पास सिर्फ दो ही टर्म बचेगी, फर्स्ट एंड सेकंड। आई की पावर 50 बहुत आसानी से आ जाएगा, फिर उसमें माइनस आई कर दोगे तो क्यू आ जाएगा, फिर क्यू के जो एलिमेंट पूछे वो आप निकाल सकते हो। ध्यान रखना। तो जब भी हायर पावर वाला क्वेश्चन आता है, दो वेराइटी, या तो हायर पावर निकालते जाओ या फिर उसको आई के टर्म्स में ब्रेक करके उस दूसरे वाले के हायर पावर निकालो। जनरली दो क्वेश्चन इसी से हो जाता है। ठीक है, ये भी करेंगे, लेकिन इसमें पहले ये वाला, ये वाला क्वेश्चन में वापिस से हिंट दे रहा हूँ, ये सारे जो क्वेश्चन जो मैं टिक करवाए, ये आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, क्योंकि सब क्लास में स्टैंडर्ड वेराइटी, स्टैंडर्ड पीवाईक्यू, और आपके जेई में भी आ सकते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आर क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस बी है, आपको मैंने सिखाया था, एक को उधर भेज देना, तो ये आ जाएगा नल मैट्रिक्स। इसमें से बी कॉमन ले लोगे तो आर माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है तो एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिखा जा सकता है। Yes, sir. R minus C can be written as lambda times B vector. If the cross product of two vector is 0, मतलब दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे या फिर कोलिनियर होंगे। दो वेक्टर अगर पैरेलल या कोलिनियर है तो एक को मैं दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूं, तो R वेक्टर कैन बी रिटन एज C वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। आपको B पता है, C पता है, सॉरी कम गया, B पता है, C पता है, A भी पता है ना? हाँ,
सब कुछ यहाँ रख सकते हो। यहाँ से आपके आर की वैल्यू आएगी लेमडा के टर्म्स में, आर की वैल्यू आएगी लेमडा के टर्म्स में, है ना। यस सर। और फिर लेमडा निकालने के लिए एक और कंडीशन गिवन है, आर डॉट ए इक्वल टू 0। अब इसका आर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 से इक्वेट कर दोगे, यहाँ से आपके पास लेमडा आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू आएगी, वापस यहाँ रखोगे तो आपके पास आर वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये डुएबल था। अब देखो ये दो क्वेश्चन अभी तक अपन ने जो 3 क्वेश्चन किए उसमें से ये 2 तो कम से कम डुएबल थे ही, ये आपको करके आने चाहिए थे। अगला देखते हैं, कंटिन्यूटी का बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन था ये, कि फंक्शन अगर 0 पे कंटिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे ऑलरेडी गिवन है, आपको बस लिमिट निकालनी थी 0 पे। 0 पे इसकी लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी। तो फंक्शन क्या है, 4 की पावर x माइनस 1 का होल क्यूब साइन ऑफ x बाई पी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट था ये, तो हो गया था ये, यस सर। है ना। डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ऊपर क्या a की पावर x माइनस 1 अपॉन, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड ब्रैकेट में, यहाँ पे x बाई पी से डिवाइड x बाई पी से मल्टीप्लाई, यहाँ पे लॉग के लिए एक्स स्क्वायर बाई 3 से डिवाइड x स्क्वायर बाई 3 से मल्टीप्लाई। तो ये सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये क्या आएगा बताओ अंदर, यहाँ से x क्यूब बाहर आ जाएगा न्यूमरेटर में, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होगा, लॉग a। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल होके ये 1 हो जाएगा, क्या बचेगा x बाई पी, ये भी 1 हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स क्यूब पूरा का पूरा ही कैंसिल हो रहा है, आपके पास क्या बचा है 3p ऊपर चल जाएगा, 3p ln 4 का होल क्यूब। अब ये वैल्यू इस फंक्शन के बराबर होगी, यहां से p कितना आ जाएगा, 4 आ रहा था क्या, यस सर। नन ऑफ दीज नाउ। जनरली बहुत सारे बच्चों को एक तो ये भी डाउट आता है सर, नन ऑफ दिस, मतलब खुद सेल्फ डाउट आ जाता है ना कभी कभी कि नन ऑफ दिस सही में आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, कैलकुलेशन सही है तो नन ऑफ दिस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके डुएबल थे, ये आपको करके आने थे। टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये 66 किया था आप लोगों ने, क्या आंसर आया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ था। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, और आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग, जी के बारे में पूछा है कि जी आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होगा। सब लोग डिफरेंशिएट करो जी को, एवरीवन ट्राई नाउ। जो जी एक्स दिया हुआ उसको डिफरेंशिएट करो, देखो क्या आ रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान से करना, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। एक्स में कंडीशन है 1 से इंफिनिटी, और एफ एक्स भी आपको दिया हुआ है। कर रहे हो ट्राई कि मैं करूं, कर रहे हो, हेलो, अरे क्वेश्चन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आया ना, यस सर कर रहे यस सर। जवाब दिया करो। यस सर। मैं तब तक अटेंडेंस ले लेता हूँ। जो बच्चे प्रेजेंट है वो प्रेजेंट बोल देना, और जिनका नाम नहीं लू वो अपना नाम बता देना। सक्षम, यस सर। ओके, राहुल, यस सर। आरुष, यस सर।
निशा, मनीषा, आदर्श, यस सर। आर्यन, यस सर। गर्व, प्रेजेंट सर। गौरव, प्रेजेंट सर। प्रिंस, Yes, sir. संदीप, प्रेजेंट सर। सुमित, प्रेजेंट सर। सिमरन, प्रेजेंट सर। ऋषि, ऋषि, पीरबख्श, प्रेजेंट सर। आंचल, आंचल, आंचल आई तो थी। रविंदर, सौम्या, यस सर। नितांत, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। अनुज, प्रेजेंट सर। विशाल, विशाल प्रेजेंट है। ओके, विशाल आप हो क्लास में? ठीक है। ऋषि और आंचल, ठीक है, ग्रुप पे डालता हूँ।
ठीक है, चलो मैं बताना क्या किया इसका, डाल दिया मैसेज जो बच्चे एब्सेंट थे। बोलो क्या आएगा, बताओ जल्दी से। जी डैश एक्स कैसे कर रहा था, तरीका क्या सिखाया था डिफरेंशिएट करने का, जल्दी बताओ बोलो। फॉर्मूला तो लगेगा, क्या करोगे सबसे पहले पूरे फंक्शन में एक्स रख देंगे अपर लिमिट, तो पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रख दोगे। अपर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, माइनस लोअर लिमिट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, वो कितना हो जाएगा 0। सही है, यस ओके। एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स रख देते हैं। अब आपको चेक करना था, अब ऑप्शन में देखो ध्यान से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एक तो 1 के अबाउट देखा है कि 1 से इंफिनिटी में, 1 से ज्यादा में ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। डिफरेंशिएट कुछ भी नहीं किया मैंने, फॉर्मूला क्या था, पहले अपर लिमिट को पूरे इसमें रख दो, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। न्यूटन फॉर्मूला याद नहीं है आपको, फटाफट देखो। यहाँ पे मान लो कैपिटल एफ ऑफ टी है, यहाँ पे फंक्शन है एच एक्स, यहाँ पे फंक्शन है जी एक्स, और ये मान लो पूरा कुछ फंक्शन है पी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मान लो एफ ऑफ टी डी टी है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले रख देंगे अपर लिमिट, इस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रख दो, इनटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, माइनस इस पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट रख दो, इनटू लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये बहुत बार आता है। अंडरस्टैंड एवरीवन, न्यूटन लेबनिट्ज फॉर्मूला पता Yes, होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 के अबाउट मुझे चेक करना था कि 1 से ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो कैसे चले, कोई तरीका है, कोई शॉर्ट तरीका बताओ। 1 से आगे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, जी एक्स जो फंक्शन है 1 से ज्यादा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे पता करें। ऑप्शन नंबर ए और बी में 1 के अबाउट बोला गया, और ऑप्शन नंबर सी और डी में 2 के अबाउट बोला गया, कि 2 के आगे 2 के पीछे। इसमें वैल्यू रख के काम नहीं हो रहा है, बोलो। अच्छा, 1 पे क्या आ रहा है डिफरेंशिएशन, सर 0 1 पे 0 आ रहा है पक्का। यस यस सर सर 0 का आ रहा है, 1 बच जाएगा ना, हाँ सॉरी 0 आ रहा है, हाँ 1 पे डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, मतलब 1 के अबाउट आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आ सकता है ना। तो 1 के पहले या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो 1 के आगे अगर आपको चेक करना, तो 1 से ज्यादा कोई वैल्यू रख के अगर देखें तो उससे पता चल पाएगा क्या, जैसे 2 रखा अगर, तो 2 रखने पे कितना आएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2 माइनस 1 2 है ना। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बस चेक कर लो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव अगर पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा ना। तो 2 रख के अगर देखें अपन, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 माइनस 1 1 2, और नीचे कितना आएगा 3, है ना, चेक कर लेना, माइनस ln 2, और यहाँ पे क्या आएगा 2 रखने पे, साइन स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर। मुझे सिर्फ साइन चेक करना है ना, आपको ये वैल्यू निकालने से कोई मतलब नहीं, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है ना, सिर्फ ये चेक करना है। log 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है, ln 2 बेस ई पे So 0.0. 0.69, ठीक, और 2/3 कितना हो जाएगा, 0.66
तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी कि कितनी आएगी? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव। डिफरेंशिएशन 2 पे नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्स में है। नहीं नहीं नहीं, अरे डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आना चाहिए है ना, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अच्छा मतलब 1 से ज्यादा डिक्रीजिंग होना चाहिए, इतना तो पता चल गया। मतलब देखो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, जो गलत है एटलीस्ट वो गलत कर देते हैं। 1 से ज्यादा आपने क्या रखा था? 2 रखा था ना, 2 रखना नहीं था आपको, कुछ और रख लेना था, क्योंकि यहाँ पे 2 तक है। ठीक है, एक आधा और, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अब सीओडी में भी क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। एक आधी वैल्यू 2 से ज्यादा कोई रख के देख लो, 3 रख के देख लेते हैं। या फिर अच्छा लॉग की और कोई वैल्यू पता है आपको? और किसी पे लॉग की वैल्यू और किस पे पता रहती है? ई, ई पे पता होती है ना, ई रख लो, है ना, ई रख लें। तो ई कितना आएगा? ई -1 अपॉन ई +1। लॉग ई कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यस। बोलो। अब देखो ये तो पॉजिटिव, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें तो चलो छोड़ दो, इसको तो सोचना ही नहीं है। बस अब ये चेक कर लो कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ऊपर कितना ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है याद करो? 2.7। 2.7। बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। बताया करो ताकि पता रहे मुझे कि तुम्हें पता है। अब ये पता करो, ये जो वैल्यू ये 1 से छोटी कि 1 से बड़ी है? सर नीचे आएगा नेगेटिव आपका आ रही है। 3.7 और ऊपर कितना बन रहा है? 2 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 3.7 -1। तो 2 इंटू 1.7 कितना हो जाएगा? सब 1 से छोटी होगी। 3.4। तो 3.4 अपॉन 3.7 -1, ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। यस सर। यस सर। मतलब 2 से ज्यादा भी नेगेटिव ही आ रहा है। हो गया काम आपका फिर। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखो ऐसे रख रख के देख लो ना, ज्यादा दिमाग लगाओ, ये मत अजीब सा फंक्शन हो तो वैल्यू रख के देख लो। अपन को तो साइन से मतलब है, पॉजिटिव नेगेटिव है। 67 क्या था? होमोजीनियस यस सर। हो जाएगा ये वाला। यस सर। ठीक है, एक्स बाय वाई को यू मान लेना, एक बार ट्राई कर लेना। अच्छा ये 68 करके आए थे, सही हुआ था गलत हुआ था? नहीं हुआ? क्या बात कर रहे, चलो करो फिर, होना चाहिए था ये तो। सर इसमें एक्स बाय 12 नहीं होगा सर, एक्स बाय 21 होगा। अच्छा क्या करेक्शन था क्या? अरे यार मैंने पेपर रिव्यू के लिए तो दिया तो था, देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 60। सर 68। 68 एक्स बाय क्या 12 नहीं है? सर 21 होना चाहिए। अच्छा चलो एक बार मैं क्रॉस चेक करता हूँ, तब तक आप लोग ट्राई करो, एक बार और ट्राई कर लो सब लोग, सब लोग एक बार और ट्राई कर लो। और जिसका अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया वो दूसरा वाला ट्राई कर सकता है कोई और, इसके नीचे वाला करना तो इसके नीचे वाला कर लो। ठीक है एक बार मैं क्वेश्चन क्रॉस चेक करता हूँ, आप लोग तब तक कोशिश करो इसको सॉल्व करने की। नहीं 12 ही है, करो 12 से सॉल्व करो। 12 ही है, 12 से ट्राई करो।
एक को इवेंट ए एक को इवेंट बी बोल दो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो। हो सकता है प्रोबेबिलिटी निकालने में थोड़ा टाइम लग जाए। सर पर सबकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सर वो 1 से बड़ी आ जाएगी। रुको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो सही है, इतना दिख गया है, 12 ही है। एक बार आप देखो कहाँ कैलकुलेशन एरर है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन x बाय 12 और x को वैल्यू है 1 से लेके 6 तक, देन अदरवाइज। तो पूछा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अच्छा यहाँ कह रहे हो आप अगर आप x को सर x तो फिर 1/12 प्लस 2/12, तो सर इन सबका सम 1 आना चाहिए ना, तो इसका सम 1 से बड़ा आ रहा है। 1 से बढ़ा रहा है। यस सर। 1 से बड़ा ही आ रहा है। फिर गड़बड़ है कुछ ना कुछ, क्रॉस वेरीफाई करता हूँ। ठीक है रहने दो अभी इसको, क्वेश्चन पेपर में तो यही दिया हुआ है, देखना पड़ेगा सॉल्व करके इसको। रहने दो फिर, ये वाला ट्राई कर लेते हैं 70 और 71। 70 को ध्यान से देखो, 70 किया था एग्जाम में, बताओ। नहीं किया था, चलो अभी ट्राई करो। I1 इक्वल टू 0 to 1 x की पावर 5/2 और 1 माइनस x की पावर 7/2। और I2 भी I1 के टर्म्स में कुछ ना कुछ, मतलब I1 जैसा ही कुछ ना कुछ दिया हुआ है। 0 से 1, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, कुछ पैटर्न बनेगा क्या। x की पावर 5/2 इंटू 1 माइनस x की पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस x की पावर 8। ये I1 है I2 है, और आपको पूछा है कि I1 बाय I2 का रेशियो। बेसिकली आपको I1 बाय I2 का रेशियो पूछा। देखो ध्यान से, आप पूरा I1 I2 अलग से निकालना नहीं है। I1 बाय I2 का रेशियो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो n कितना होगा। तो या तो अब I2 को I1 के टर्म्स में लिख लो, और अगर ये रेशियो आ जाए तो काम बन जाए, या फिर और कुछ सोच के देखो। करो ट्राई। करो ट्राई। कोशिश यही करना है कि I2 बाय I1 का रेशियो आ जाए। मतलब या तो I2 को I1 के टर्म्स में लिख लो, अगर ऐसा काम हो जाएगा तो रेशियो निकालने में आसानी हो जाएगी। कुल मिला के I2 को I1 जैसा बनाना पड़ेगा कि ताकि दोनों का रेशियो आ जाए। और I1 में क्या है, एक जगह x है और एक जगह उसी का 1 माइनस x है।
वो पावर 5/2 7/2, मतलब एक जगह जो फंक्शन है एक्स और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस द सेम फंक्शन। अब देखो कैसे सोचोगे, इसमें क्या अप्रोच होगी। पावर देखो एक जगह 5/2, एक जगह क्या है 7/2 है ना, और यहाँ पे भी 5/2 7/2 आ रहा है, लेकिन बस नीचे दिक्कत आ रहा है, नीचे पावर क्या आ रही है 8 आ रही है ना। यस सर। तो अब क्या करें ऐसा ताकि एक दूसरे के टर्म्स में इसको बना पाए। यहां से अगर 5/2 निकाल लो, अगर अलग 8 में से 5/2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 11/2 बचेगा, और इसमें से 7/2 अगर अलग निकालोगे तो कितना बचेगा, वापिस 60, ये भी 11/2 बचा है। नाइन बाई टू बचेगा। एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, प्रॉब्लम ये होगी। अच्छा 7/2 प्लस 5/2 कितना होगा, 7/2 प्लस 5/2 कितना आएगा, सर 6। 6 आएगा है ना। और यहाँ पे पावर कितनी है 8, मतलब 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 अलग निकाल लेते हैं। तो क्या लॉजिक बना रहा हूँ सुनो ध्यान से, इसमें से 2 अलग निकाल लिया तो ये 6 बन जाएगी। 6 क्या है 7/2 5/2 का सम। इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि नीचे से चीजें थोड़ी कम हो। यहाँ बचेगा 7/2 5/2। अब पावर सेम पावर को एक साथ रख लेते हैं, तो 5/2 के साथ 5/2 वाली पावर, 7/2 के साथ 7/2 वाली पावर, और 1/7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो पहले पावर तो अपन ने सेम बना ली, चलो 2 पावर कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे जो 5/2 के साथ एक सिंगल वेरिएबल है ना, 5/2 के साथ क्या है सिंगल वेरिएबल, तो यहाँ पे भी इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। इसको मान लो टी मान लिया, क्या मान लिया टी, क्योंकि मुझे पता है इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो x/7 प्लस एक्स को अगर अपन टी मान लें, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, u डैश इंटू वी माइनस वी डैश इंटू यू अपॉन वी स्क्वायर। और यहाँ पे कितना बचेगा, ये x कैंसल 7 बचेगा ना, 7 उधर चल जाएगा, तो 1/7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स कितना आ जाएगा 1/7 dt। क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन है कन्वर्ट हो जाएगा I2 इक्वल टू 1/7 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बचेगा t की पावर 5/2, और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 1 माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स ये t के टर्म्स में कितना आएगा। तो यहाँ पे कैसे करोगे, या तो x पता कर लो, ठीक है, x पता कर लो कि कितना आ रहा है, या फिर क्या ये वही पैटर्न बनेगा कि 1 माइनस टी पता करो कितना आएगा। हो सकता है 1 माइनस टी की वैल्यू यही आ जाए, 1 माइनस टी पता करके देख लो ये आएगा कि नहीं आएगा। नहीं, नीचे तो 7 प्लस एक्स आ जाएगा और ऊपर 7 आ जाएगा ना। समझ में आ रहा करना क्या है आपको, लॉजिक लॉजिक समझ में आ रहा है सबको। आपको इसको इस टर्म्स में क्रिएट करना है, 1 माइनस टी क्रिएट करना है, टी और 1 माइनस टी क्रिएट करना है। अगर यहाँ पे टी और 1 माइनस टी क्रिएट हो गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये dt तो ऑलरेडी आ चुका है,
आपको बस ये चेक करना कि ये एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, 1 माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स। आपके पास x अपॉन 7 प्लस एक्स आपने टी माना था, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार देखते रहना, 1 माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स और x अपॉन 7 प्लस एक्स, ठीक है, सही है यहाँ पे। तो देखो कितना होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स, है ना। तो ये तो आपका टी है, और 1 अपॉन 7 प्लस एक्स 1 बाई एक्स होगा, लेकिन फिर भी आपको निकालना ही पड़ेगा टी। या तो x पता कर लो टी के टर्म्स में, फिर यहाँ वैल्यू पुटअप करो, ठीक है। तो टी के टर्म्स में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? पूरा क्वेश्चन टी के टर्म्स में कन्वर्ट यस होगा, सर। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू टी के टर्म्स में निकाल लेना। 1 माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स की वैल्यू टी के टर्म्स में कितनी आ रही है वो पता करना पड़ेगा आपको। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू 7 प्लस एक्स की वैल्यू टी के टर्म्स में कितनी आ रही है, कैसे पता करोगे? यहाँ से टी पता, यहाँ से एक्स पता कर लो, एक्स कितना आएगा। एक्स कैसे पता करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं जगह बनाता हूँ। पता करो एक बार एक्स कितना आ रहा है टी के टर्म्स में। ऊपर वाले क्वेश्चन को हटा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब यहाँ से पता कर लेते हैं कितना आ रहा है। क्या करोगे आप लोग? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही था एक्चुअली, बस यहाँ पे मैनिपुलेशन अगर सीख गए तो ठीक है। 1 एक्स अपॉन एक्स प्लस 7 इक्वल टू टी। यहाँ से पता कर रहा हूँ मैं एक्स कितना आएगा, तो क्या करोगे, एक्स इक्वल टू टी इंटू 7 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू 7t प्लस टी एक्स। एक्स को साथ में कलेक्ट कर लो, एक्स माइनस टी एक्स इक्वल टू 7t। एक्स कॉमन, 7t अपॉन 1 माइनस टी, ये आपका एक्स आ गया। अब ये एक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, जो अपन को रिक्वायर्ड चीज चाहिए थी, मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स। यहाँ पे एक्स पुटअप करोगे तो आपका आंसर टी के टर्म्स में आएगा, वो टी की वैल्यू यहाँ रख देना। अंडरस्टूड एवरीवन? तो बेसिकली आपका वापस पूरा I1 के टर्म्स में कन्वर्ट होना ही चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जनरली ऐसे ही होते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन आएगा, ये इसमें कहीं ना कहीं I1 आ जाएगा, लिमिट्स भी चेंज कर देना, ठीक है। और जो बचा हुआ कांस्टेंट है कहीं ना कहीं बाहर आएगा। तो अब इसके बाद I2 बाय I1 का जो रेशियो आएगा वो आपको कंपेयर करना n के साथ। क्लियर? तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो इंटीग्रेशन कभी कभी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, दो इंटीग्रेशन देते हैं I1 I2, तो कहीं ना कहीं I1 बाय I2 का रेशियो पूछता है। तो एक इंटीग्रेशन को दूसरे के टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और था, हाँ ये तो अभी आप रहने दो। अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन, एक मिनट, एक वो क्वेश्चन है वो भी आपसे बनना है। हो जाएगा क्या हुआ सर? 73 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, वो उससे वो वाले से कौन सा 73 है? 73 भी था। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। इफ बी क्रॉस सी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके आंसर आ रहा था, इसमें आ जाएगा ये भी। हाँ, बी और सी और ए और बी सी की, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन करके थोड़ा सा लैंग्वेज टफ बना दी, लेकिन यहाँ ये भी डूएबल था, लास्ट में था, है ना। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुटअप कर देना, कंपैरिजन कर देना, फिर दोनों तरफ एक्स वाई जेड आ जाएगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। देखो डायग्राम बना के देखते हैं। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये तो आप कर ही लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अच्छा, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन थी? यहाँ ये हुआ था, सही वाला नहीं हुआ था। नहीं हुआ, चलो कर लेते ट्राई। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। सब लोग देखो ध्यान से, इसको क्या है, कोई फॉर्मेट आ रहा है क्या, या फिर इसमें हो सकता है कोई सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा, ठीक है। देखो लीनियर है क्या? लीनियर तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे y की पावर भी हाइयर है और x की पावर भी हाइयर, तो लीनियर तो नहीं है। क्या वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल है कि अगर उधर भेजूंगा तो y भी कॉमन नहीं आ पाएगा और x भी कॉमन नहीं आ पाएगा, तो वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं, होमोजीनियस भी नहीं है। तो ना लीनियर है, ना वेरिएबल सेपरेबल है, ना होमोजीनियस है। तो कहीं ना कहीं कोई, अब देखो जब भी लीनियर नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है, और एग्जैक्ट भी नहीं दिख रही है। एग्जैक्ट तो नहीं है, नहीं एग्जैक्ट भी नहीं है, cos x का टर्म आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन ही, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास।
कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन यूज हो रहा होगा, तो चलो थोड़ा इसको ढंग से लिख लेते हैं। एक्स क्यूब एक्स डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या क्या आ रहा है, एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई की पावर 4 इंटू कॉस एक्स। एक्स क्यूब से अगर आप डिवाइड भी करोगे, यहाँ 1/x बच जाएगा, यहाँ एक्स की पावर ये बच जाएगा, उससे फायदा नहीं होगा। एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ अकेला y बचेगा, यहाँ बचेगा cos x बाई एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को t मानोगे अगर, तो भी फायदा तो दिख नहीं रहा है। और क्या सब्स्टिट्यूशन, एक्स स्क्वायर को t मानने से कुछ होगा क्या, एक्स स्क्वायर को t मानने से x dx dt में जाएगा, एक्स स्क्वायर को t मानने से भी कुछ नहीं होगा। एक्स क्यूब को अगर मानो चलो डिवाइड कर ही दें, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाय एक्स, है ना, y बाई एक्स माइनस y cos x बाई एक्स क्यूब, सॉरी y की पावर 4 cos x बाई एक्स क्यूब। y की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, y की पावर 4 से डिवाइड करते, वेरी गुड। y की पावर 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पूरा x का फंक्शन बचेगा। y की पावर 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ बचेगा 1 बाई वाई क्यूब इंटू 1 बाई एक्स, यहाँ पे तो कोई पूरा अकेला x बच गया, cos x बाई एक्स क्यूब। अल्टीमेटली किसी ना किसी एक को अकेला x तो बनाना ही पड़ेगा। अब देखो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये है क्या, 1 बाय वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y की पावर -3 का डिफरेंशिएशन बोलो, -3, सर -3 बाय y की पावर 4। हाँ -3 बाय वाई की पावर 4 dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स। हो गया काम अपना, बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/3 dt बाई डी एक्स। मैंने कहा था आपको ये सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, और इसको आपने t माना था, और बचा हुआ तो x के टर्म्स में है ही है। हो गया सॉल्व अप, ये लीनियर में कन्वर्ट हो चुका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एवरीवन। ठीक है, देखो अच्छा था क्वेश्चन। तो कभी भी दिमाग में याद रखना, जब वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं हो, लीनियर भी नहीं हो, होमोजेनियस भी नहीं हो, एग्जैक्ट भी नहीं हो, तो मतलब कहीं ना कहीं अच्छा सब्स्टिट्यूशन लग रहा होगा। जनरली सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, किसी एक से डिवाइड करो कंप्लीटली, तो कोई ना कोई dx dy dt में चला जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। अच्छा था ये भी। आपको पेपर ये जो होते हैं ना, बहुत कुछ सिखाते हैं। हाँ, इस ये जो 56 था, ये भी अपने आप में अच्छा लेवल का था, क्योंकि इसमें डायग्राम थोड़ा टफ था। मॉड y ग्रेटर देन इक्वल टू साइन x, तो सबसे पहले आपको तो इसका सोचना पड़ेगा। मैंने आपको सिखाया था वैसे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कि मॉड y अगर आता है तो क्या करना है। सबसे पहले आपको ये सोचना, देखो टफ अगर कोशिश करते चलो, मॉड y इक्वल टू मॉड साइन x का ग्राफ आपको पहले सोचना पड़ेगा कैसा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। सबसे पहले y इक्वल टू साइन x के बारे में सोचो क्या होगा, फिर आप क्या बना सकते हैं, y इक्वल टू मॉड साइन x, ये बनाओ। फिर इस ग्राफ में अगर y पे मॉड लग जाएगा तो फिर क्या होगा, ये बना दो। हाँ है ना, डुएबल है, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। तो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ऐसा होता है। देखो एक पेपर डिस्कशन में फायदा यही होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो पता नहीं होते वो सीखने को मिल जाते हैं। इसलिए पेपर डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जानबूझ के इसलिए 12 टेस्ट रखे आपके, आगे जाके देखोगे हर हफ्ते में 2 टेस्ट है, क्योंकि पेपर डिस्कशन भले आपकी आप कभी भी ऐसा तो बोल नहीं सकते भी हमारी तैयारी कंप्लीट होगी, कहीं ना कहीं हमेशा लगेगा कि तैयारी अभी भी अधूरी है। लेकिन फुल सिलेबस पेपर देना, फुल सिलेबस पेपर का डिस्कशन करना, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये हो गया मॉड साइन एक्स का ग्राफ। अब याद करो क्या सिखाया था, ये हो गया मॉड साइन एक्स का ग्राफ। अब इस ग्राफ में y पे अगर मॉड लग जाएगा तो क्या बताया था, याद है, y पे मॉड लगने पे क्या सिखाया था आपको, मैंने क्लास में ये वाला एग्जांपल बताया था, मॉड y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बताया था। आपको क्या सिखाया था, अगर साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है,
तो मॉड वाई इक्वल टू साइन एक्स में क्या बताया था? सर नीचे वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मॉड वाई है बेटा, वाई पे मॉड है। सबसे पहले ये वाली क्वांटिटी एलएचएस आपको ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आरएचएस भी ऑलवेज पॉजिटिव होना पड़ेगा, पहली चीज है ना, क्योंकि एलएचएस हमेशा पॉजिटिव है मॉड वाई, तो आरएचएस भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो मतलब ये नेगेटिव पार्ट तो पहले ही हट जाएगा, यस सर। है ना। सब पॉजिटिव पार्ट है। अब पॉजिटिव पार्ट में मान लो वैल्यू आ रही है साइन एक्स की 1/2, अब मॉड वाई इक्वल टू 1/2 तो यहाँ से वाई की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2, मतलब जो वैल्यू Yes, sir. पॉजिटिव है उसकी सेम एग्जैक्ट नेगेटिव भी आएगी। तो सबसे पहले नेगेटिव वाला पार्ट डिलीट कर दोगे और जो पॉजिटिव उसका नीचे मिरर इमेज बन जाएगा। याद आ गया? ऐसा ग्राफ क्लास में सेम बनाया था, बोलो यस आया सर। ना। तो यहाँ पे तो नेगेटिव कुछ है ही नहीं, इस वाले में तो नेगेटिव कुछ है ही नहीं, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मॉड वाई इस वाले में क्या हो जाएगा, बस जो पॉजिटिव उसी का नीचे मिरर इमेज बन जाएगा, तो आपका फाइनल ग्राफ ऐसा दिखेगा, जो ऊपर है उसका नीचे मिरर है। क्लियर हो गया? ठीक है। दूसरा था मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज थी कि मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा मॉड वाई कैसे बनना है। अब इसके और शिट टाइम कितना हुआ, मेरी क्लास है भूल गया मैं। सर 5 मिनट आपका अगला लेक्चर कब चालू होता है? सर। हाँ 8:40 8:45 पे होता है ना? सर 9 पे होता है। एक बार चेक करने दो टाइम टेबल। फिर 8 पे होता है। हाँ 9 बजे होता है, ठीक है, अभी 5 मिनट बाकी है। अच्छा हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये अब समझ में आ गया ना, कंफ्यूजन तो नहीं है आपको टाइम टेबल में कौन सी लिंक है क्या नहीं है? ठीक है, सब क्लैरिटी से आई थिंक ग्रुप पे भेजा गया है। इनकेस अगर कंफ्यूजन होता है तो आप ग्रुप में मैसेज भी डाल सकते हैं, उसमें ओपन है मैसेज सबके लिए, उसी ग्रुप में मैसेज डाल देना, ठीक है। लिंक्स इधर उधर किसी के साथ शेयर मत करना, पहली चीज। दूसरी चीज, ये शॉर्टर ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पे चीजें 11 की ज्यादा कवर हो। अब हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक सेकंड, इसको अभी मैं पॉज रखता हूँ, पहले दूसरी चीज आपको बताता हूँ, टाइम खत्म हो गया, मेरी एक और क्लास है। आपको मैं अभी थोड़े दिन अभी कल अभी आपको एक ही मिलेगा, रिसोर्स शीट है, ये मिली है अभी कि नहीं मिली है? बैच वन की हाँ नहीं मिली होगी, ठीक। तो अभी ये ग्रुप में आ जाएगी, डोंट वरी। इसमें अब वो पुरानी रिसोर्स शीट नहीं है, अब ये नई रिसोर्स शीट चलेगी 1 दिसंबर से। जैसे आज आपका पेपर डिस्कशन है, ठीक है, यहीं पे आपकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह अपडेट हो जाएगी और क्लास नोट्स भी अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर कल से देखो क्या है, जैसे मैथ्स में क्या है, सेट एंड रिलेशन, तो हम मैथ्स में लगभग शुरू का मेजर पार्ट 50 से 55 मिनट सेट्स पढ़ेंगे और आखिरी के 15-20 मिनट रिलेशन के डाउट डिस्कशन ले सकते हैं। रिलेशन की कुछ अच्छी वेराइटी अपन ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पहले से मुझे अलग से व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें डाउट है तो ये क्लास में ले लेना, क्लियर है, ग्रुप में डाल दो। क्वेश्चन कहाँ से करने? क्वेश्चन ये है, ये 11 की वर्कशीट की पीवाईक्यू, मैं ट्रिग्नोमेट्री के आज बना के अपडेट करूंगा। 11 की वर्कशीट की पीवाईक्यू और 12 की ये वाली वर्कशीट वो पुरानी ही है जो पहले आपको दी थी। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी पहले कर रखी है, जो क्वेश्चन उस समय डाउट थे उनको रीअटेम्प्ट कर लेना। आपने टिक कर रखा होगा ना कहीं ना कहीं, कौन कौन से क्वेश्चन डाउट है, याद है? ये पुरानी ही वर्कशीट है जो आपने पहले आपको जो मिली थी, जो मैंने नवंबर की स्टार्टिंग में दी थी। तो जो भी आपके डाउट है उनको रीअटेम्प्ट करना। अब आप ये सोचोगे आपके लिए लास्ट चांस है पूरी जेई के पोर्शन को रिवाइज करने का। मतलब मंडे का आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मंडे के रात तक मेरा सेट रिलेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब डायरेक्ट जेई के दिन मतलब अब सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है और डायरेक्ट जेई के एग्जाम में अपीयर करना है, ठीक है। तो आपके पास अब ज्यादा टाइम है नहीं, अभी लास्ट मंथ है, तो आपके पास ये टारगेट है, आप सेट रिलेशन पढ़ोगे, मंडे का आपका टारगेट है। तो यहाँ से आपको पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं, जितने आपसे हो पाते उतने मैक्सिमम कोशिश करना। फिर अगले ट्यूसडे का टारगेट क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री का भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा मैं। फंक्शंस का वापस से वही पीवाईक्यू वाली वर्कशीट है। उस समय हम सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो जो क्वेश्चन उस समय आपसे नहीं हुए उनको वापस से रीअटेम्प्ट करना और क्लास में अगले दिन डाउट डिस्कशन। अपन क्या करेंगे समझ में आ गया आपको? आखिरी के 15-20 मिनट में आपका क्या होगा, 12th की वर्कशीट्स का डाउट डिस्कशन होगा मैथ्स के केस में।
ठीक है, 12th की वर्कशीट का आखिरी की 15-20 मिनट में क्या करेंगे अपन, डाउट डिस्कशन करेंगे, ताकि जो पुराने डाउट्स अगर रह गए होंगे तो वहां कवर भी हो जाएंगे, और 11th के साथ साथ आपका 12th भी रिवाइज होता रहेगा। जितने भी अब लेक्चर आएंगे उसमें 11th और 12th दोनों चलेगा। तो जैसे फंक्शन के लिए 2 दिन रखे मैंने, तो आराम से अपन 2 दिन में पूरा वर्कशीट डिस्कशन कर सकते हैं। इधर फिर ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा सॉरी क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको नहीं आता है छोड़ देना, अगर आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं हो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही क्वेश्चन आता है और वो भी जनरली टफ ही आता है। अगर इजी आया तो एनसीईआरटी बेस अपने आप हो जाएगा, लेकिन अगर टफ आया तो बहुत मेहनत लगेगी। तो आप समय बर्बाद मत करना अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए, क्वाड्रेटिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ फंडामेंटल कर लो, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, आर्ग्यूमेंट, इसके क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्राई कर लो, फंडामेंटल ज्योमेट्री के क्वेश्चन ट्राई कर लो। मैं खुद ही करा दूंगा क्लास में, जो मुझे लगेंगे हाँ ये आसान है वो मैं करा दूंगा। बाकी आपका मेजर ध्यान कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक पे होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पहले नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट की डेप्थ अगर आपको नहीं है, तो अब समय नहीं है कि आप एंड मोमेंट पे कोई नया चैप्टर करो। फंडामेंटल्स इजी से क्वेश्चन कर लेना, फिर वैसे पीएनसी चलेगा, इधर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट दोनों की वर्कशीट यहाँ अपडेटेड है। तो सारी वर्कशीट ऑलमोस्ट अपडेट कर दी है मैंने। तो इस तरह से अपनी सारी ये सीक्वेंस चलेगा। देखो ध्यान से यहाँ तक है ना, एक सेकेंड कॉल आ रहा है। ये सीक्वेंस आपका चलेगा। लास्ट में 11 का फुल सिलेबस पीवाईक्यू भी है, पेपर अपडेटेड है। जिस दिन मॉक टेस्ट होगा उस दिन क्लास नहीं लगेगी मोस्ट प्रोबेबली। जैसे इस वीक तो आपका कोई मॉक टेस्ट, अब अगला मॉक टेस्ट संडे को है, फिर अगला गुरुवार को भी है, तो गुरुवार के दिन कोई क्लास नहीं लगेगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी है मॉक टेस्ट। सेम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी चलेगा। फिजिक्स में आई थिंक आपका 11 या 12 का भी अगले वीक से चालू होगा, इस वीक अभी कुछ भी नहीं है। केमिस्ट्री में भी मोस्ट प्रोबेबली आपका हाँ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जहां पे जो जो चीजें गिवन है उनकी वर्कशीट आपको करते रहना है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग नोट्स अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी हम कोशिश करेंगे अपडेट कर देंगे। यहाँ पे आपका टाइम टेबल है, भूल जाओ तो यहाँ देख लेना। यहाँ पे टेस्ट प्लानर बना रखा है, यहाँ पे सॉल्यूशन अपडेट होते रहेंगे पेपर के, जैसे अभी पिछले पेपर के सॉल्यूशन अपडेट हो गए। यहाँ पे क्लास लिंक अभी नहीं है, मैं डाल दूंगा बाद। क्लियर है? यस सर। ओके, तो कल से आपका 11th और 12th दोनों स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब बस आप ये शेड्यूल देखते रहना, मॉर्निंग में उठ के देख लेना कि आज शाम को क्या कवर होने वाला है, और उसके पीवाईक्यू अटेम्प्ट करके आने। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप चाहो तो इनकी जीरोक्स निकाल लो, सबसे बेस्ट है, ताकि आपके पास जीरोक्स पड़ी रहेगी, दिमाग नहीं लगाना। और उस पर तारीख लिख लो कि कौन सी तारीख को कौन सी डिस्कशन होगा। स्कूल भी जा रहे तो स्कूल में बैठ के सॉल्व कर ले, क्लास से आने के पहले आपको ये अटेम्प्ट करके आना है। अंडरस्टूड एवरीवन? एक और सजेशन, जीरोक्स कराओ तो सॉल्यूशन मत जीरोक्स करा देना, और ना ही सॉल्यूशन अभी देखना, अनलेस एंड अनटिल आप उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार ट्राई ना कर लेते। सॉल्यूशन कोई भी नहीं देखेगा, क्लास में ही डिस्कस करो। कोई एक्सट्रीम केस है कि मान लो कोई क्वेश्चन क्लास में नहीं हुआ है तो उसका सॉल्यूशन देखना। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, बोलो। sir. ठीक है, बहुत मेहनत लगी इस चीज में, ठीक है। और प्लानर भी बहुत अच्छे से बनाया ताकि आपका 30 दिसंबर तक पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाए, 11th भी 12th भी। 30 दिसंबर तक अगर 11 12 अच्छे से हो गया तो फिर तो आपको बस जनवरी के शुरू के 15-20 दिन तो बस फॉर्मूला रिवीजन करना है, फुल सिलेबस पेपर देना है। तो इसको फॉलो करते हुए अगर आपने अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया तो आपका बहुत अच्छा पे चला जाएगा। स्कूल की प्री बोर्ड्स का या स्कूल की चीजों का ज्यादा लोड मत लेना, इग्नोर कर देना उनको थोड़ा। लेकिन दिसंबर का महीना आपका जेई की प्रिपरेशन में ही जाना चाहिए, अदरवाइज के बाद में चांस नहीं है कि आप कुछ कर पाओ, ठीक है। ओके चलो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।